बेटा ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। क्या हाल चाल है बच्चों? ठीक है मैम। तहरीश क्या हाल है आपका? मैम मैं ठीक हूँ। अदनान, अदनान आसिफ भट्ट क्या हाल है बेटा? आमना यस मैम ठीक है। और अदनान किधर है? मैम वो अदन है। ओके, अदन अदन किधर है? अदन, इरसा, मैम इरसा आप मेरे साथ ही हो बेटा? यस ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अदन किधर है बेटा? मैं जिनके नाम कॉल आउट कर रही हूँ और अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड करे, दे आर कंसिडर्ड एब्सेंट। यस मैम। कौन है ये यस मैम वाली? अदन है? मैम अदन। क्या हाल है अदन, ठीक हो? यस मैम। अच्छा चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। आप लोगों को बेटा स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। अच्छा ओके। यस मैम। ओके, सो कल हम लोगों ने डिफरेंसेस किए थे नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक के। यस मैम। हम लोगों ने किया था दैट वी हैव नेफ्रिटिक सिंड्रोम जिसके अंदर देयर इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड वी हैव आईजीए नेफ्रोपैथी। आईजीए नेफ्रोपैथी। ठीक है, अब आज हम करेंगे आईजीए नेफ्रोपैथी। सो इन आईजीए नेफ्रोपैथी आप याद रखो द अदर नेम फॉर आईजीए नेफ्रोपैथी इज बर्जर्स डिजीज। ठीक है, दिस इज बर्जर्स डिजीज एंड आईजीए नेफ्रोपैथी क्लिनिकली आप लोग कंफ्यूज करते हो विद पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। So it comes in the DD of post streptococcal. जब आपको सिनेरियो आता है तो आप you get confused. So कैसे अब आपने डिफरेंशिएट करना है? So remember that IgA nephropathy में मैंने क्या कहा था कि what is the MCQ based key feature? Recurrent hematuria. Very good. So the most common cause of recurrent hematuria in children या young adults is IgA nephropathy. लेकिन मेरी बात गौर से सुनो, this is the most common cause of recurrent hematuria. अगर most common cause of nephrotic syndrome वो आगे करेंगे. So recurrent hematuria का most important cause is IgA nephropathy, right? Okay, so now the IgA nephropathy can present in the children just like post-streptococcal glomerulonephritis. The patient can have upper respiratory tract infection followed by hematuria. The same picture that you see in post-streptococcal glomerulonephritis. So फिर हम सिर्फ हिस्ट्री की बेसिस पे इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं? मैम ग्रॉस हेमेट्यूरिया और माइक्रोस्कोपिक हेमेट्यूरिया के बेसिस पे। माइक्रोस्कोपिक बेटा वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में इन आईजीए वी हैव ग्रॉस हेमेट्यूरिया, लेकिन माइक्रोस्कोपिक हमने वैसे बताया इसमें. यस, दिस इज वन पॉइंट. लेकिन इस हिस्ट्री के अंदर इफ द पेशेंट हैज renal problems following 1 or 2 days following upper respiratory tract infection, यानी कि थोड़ा डिस्टेंस होगा इन दोनों में, डेज का फर्क होगा, तो दैट विल बी पॉइंटिंग मोर टुवर्ड्स आईजीए नेफ्रोपैथी. और अगर इसके वीक्स का डिफरेंस होगा, so then it is most likely pointing towards glomerulonephritis. The second most important difference is that it is associated with recurrent hematuria. ठीक है, ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं. शॉर्ट टर्म हिस्ट्री यानी कि सोर थ्रोट हुआ, 2 दिनों के बाद 3 दिनों के बाद उसको आईजीए नेफ्रोपैथी होगी, हीमेचूरिया हो गया. सोर थ्रोट हुआ और उसको 2 हफ्तों के बाद हीमेचूरिया हुआ. ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस. सेकेंडली इन आईजीए नेफ्रोपैथी द पेशेंट हैज रिकरेंट. आज हुआ, कुछ दिन तक रहा, फिर कुछ दिन ठीक हो गया, फिर कुछ दिन बाद रहा. सो दिस क्लासिक प्रेजेंटेशन इज दैट ऑफ आईजीए नेफ्रोपैथी, राइट? So now the most important things that you have to remember here is
कि इसमें अब IgA नेफ्रोपैथी में प्रॉब्लम क्या आती है. So basically the IgA is defective. And what is the defect? That in IgA there is some sort of galactose deficiency. So galactose deficient IgA1 is present. और IgA1 के जो receptors होते हैं, they are mostly in the mesangium. समझ रहे हो बेटा? So this IgA nephropathy is the nephropathy in which IgA1 is defective. And what is the defect? The defect is that it is galactose, it is deficient in the galactose component, right? And the IgA receptors are present in the mesangium. So ये वाली जो nephropathy है will exhibit in the form of mesangial proliferation and mesangial thickening. समझ आ रही है बेटा? Yes, ma'am. Okay. अच्छा, सो अब इससे पहले कि हम इस चीज पे चले, हम ये कहते हैं कि IgA के अंदर ये पहले आप देख लो. अच्छा, वो मैंने इसमें कहाँ चला गया? ठहर, ये देखिए. अब इसके अंदर आप मुझे बता सकते हैं बेटा कि IgA किस जगह के ऊपर है? IgA के डिपॉजिट्स कहाँ पे होंगे? मैम पिक्चर चेंज हो गई है. इसी पे पूछ रही हूँ बेटा. इस पूरे एरिया में कहाँ पे होंगे? ये मैम ब्लैक डिपॉजिट्स जो हैं मेसेंजियल सेल्स के तो अराउंड. मैंने आपको बताया कि जो IgA है, IgA नेफ्रोपैथी में IgA इम्यूनोग्लोबुलिन A1 is defective. और जो IgA के रिसेप्टर्स है ना, they are actually in the mesangium. So जो इसका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, that will be in the mesangium. ठीक है? That is why you see these deposits here in the mesangium. ठीक है? Now coming to the difference between, and this is the immunofluorescence picture. So immunofluorescence mein what will you see? In immunofluorescence, you will see these yellow deposits in the mesangium. ये बल्कि सारा highlighted area जो green वाला, and this is the thickened mesangium, right? So ये thickened mesangium है. और इसकी I don't know, मैंने डाली तो थी, लेकिन I don't think that I have the picture of IgA nephropathy. लेकिन आप लोगों ने अपनी बुक्स खोली हुई है बच्चों, जो टेबल है आपका? यस मैम, खोली हुई है. ठीक है बेटा, Yes, आप लोग ma'am. ये बुक्स जरूर खोलो ताकि आप लोगों को ये याद रहे. So coming to IgA nephropathy. So it is nephritic or nephrotic? नेफ्रेटिक. Shabash. Number one, it is nephritic. And what is the clinical presentation? Classic. The clinical presentation. रिकरेंट हेमेटूरिया. Recurrent hematuria. Sudden, सबसे पहला onset होता है sudden hematuria following upper respiratory tract infection. And the second key point is कि it is recurrent. And the third thing is कि आप इसका pathogenesis क्या है? अभी बताया आप लोगों को. मैम abnormal lactose deficient IgA1 deposition in mesangium. Very good. So this is it. ठीक है? ये बेटा बाकी लोगों को समझ आ रही है इसकी? फातिमा, आपको, फातिमा शौकत? Yes, ma'am. सकलैन बासत बेटा, आपको समझ आ रही है? सकलैन? Yes, ma'am. क्या Yes, ma'am. समझ आई है बेटा? मैम ये जो IgA नेफ्रोपैथी. शाबाश, वेरी गुड. IgA नेफ्रोपैथी जो हमारी है, बेसिकली IgA नेफ्रोपैथी के अंदर हमारा मेसेंजियम के अंदर IgA डिपॉजिट हो रहा है. ओके, और जो नेक्स्ट चीज इसमें आती है हमारी, दैट इज लाइट माइक्रोस्कोपी. सो इन लाइट माइक्रोस्कोपी ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू हैव thickened mesangium and mesangial cell proliferation. यही दो चीजें हैं ना mesangium. So the mesangium is made up of mesangial cells and mesangium. So IgA की light microscopy में यही दो चीजें thick हो जाएंगी, prominent हो जाएंगी, right? मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आपने glomerulonephritis करने, क्या 5 चीजें याद रहनी चाहिए? Number 1 is the clinical picture. आप लोगों को पता चल गई है बच्चा छोटा, आप लोगों को पता चल गया sore throat followed by hematuria, और ये पता चल गया कि clinical recurrent hematuria. समझ आ गई इसकी? Yes. बेटा बाकी बच्चों को समझ आ रही है कि मैं
नहीं समझ Yes, आ रहा? ma'am. अच्छा, थैंक यू। Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास जो आती है वो हमने कहा था कि हम इसकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर करेंगे। सो अगर सारे डिपॉजिट्स हो ही मेसेंजियम में रहे हैं, सो द मेसेंजियम विल बी प्रोमिनेंट। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, So ma'am. light माइक्रोस्कोपी के अंदर बेसिकली देयर विल बी मेसेंजियल प्रोलिफरेशन, और मैंने आपको बताया था कि जब मेसेंजियम और कैपिलरीज मिक्स्ड ही होती हैं, सो हम इसको एंडोकैपिलरी बोलते हैं बेसिकली इसको कलेक्टिवली। सो देयर विल बी मेसेंजियल एंड एंडोकैपिलरी प्रोलिफरेशन, राइट। आईएफ में क्या आएगा? आईएफ में कौन सा डिपॉजिट आएगा इसके अंदर? आईएफ में IgA deposits in mesangium. आईजीए होता है प्रीडोमिनेंटली, बट दे कैन आल्सो हैव आईजीएम, आईजीजी। बेटा आईएफ का मतलब होता है कि हमने एंटीबॉडी का नाम बताना, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का मतलब होता है कि हमने उसके स्ट्रक्चर की चेंजेस बतानी है। सो जब भी हम आईएफ की बात करेंगे, आपने उसमें एंटीबॉडी का स्टेटस बताना है कि वो किधर है। सो आईएफ है, आईएफ के अंदर इट इज बेसिकली आईजीए और आईजीएम, आईजीजी, और C3 का मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपको पता ना एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो फिर वो ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे के थ्रू चले जाते हैं, ऐसे ही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the last thing is the electron microscopy. So in IgA deficient, in IgA nephropathy, the electron microscopy में क्या नजर आएगा? You will have dense deposits in the mesangium. उस्मान रजा खान, Yes, ma'am. बेटा आपको समझ आ रही है इस चीज की? जी मैम। देखो जो, थैंक यू, जो IgA नेफ्रोपैथी है उसके अंदर हमने क्लिनिकल याद कर लिया। अब जो तीन चीजें आपसे आती है MCQs में बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज ईदर द माइक्रोस्कोपी जो लेस लाइकली आती है, IF आती है ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आती है। सो अगर इफ वी टॉक अबाउट द IF, तो IF में क्या बन जाएगा? कौन सा IgA नेफ्रोपैथी में डिपॉजिट होगा? IgA. शाबाश, IgA. IgA प्रीडोमिनेंटली होगा। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में where will you see the dense deposits? Mesangium में. मेसेंजियम में। So this is the difference between IgA nephropathy and post-streptococcal glomerulonephritis. ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ because आपको जब क्वेश्चन आता है, so key points आपने क्या MCQ में देखने हैं कि आप क्वेश्चन का आंसर गलत ना करो। दोनों के अंदर एज चाइल्डहुड होगी, दोनों के अंदर प्रेजेंटेशन होगी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन फॉलोड बाय हिमेचूरिया। अब हमने कैसे डिफरेंशिएट करने? सो दिस विल बिगिन डेज आफ्टर द ऑनसेट, ठीक है, ये डिफरेंसेस हैं, एंड इट विल अपीयर वीक्स आफ्टर द ऑनसेट। और जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन IgA देयर विल बी रिकरेंट हिमेचूरिया, इसके अंदर रिकरेंट हिमेचूरिया नहीं होगा, ठीक है। और IgA नेफ्रोपैथी में मेनली डेपोजिशन ही होगी, C3 का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, जबकि C3 का रोल है इन केसेस ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल। सो अगर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल में C3 डिपॉजिट हो रहा है तो ब्लड में वो कम हो जाएगा। मैं डिफरेंसेस की ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस आप लोगों को सिनेरियो पिक करना आना चाहिए। सो कमिंग नेक्स्ट टू Alport syndrome, this is altogether different from nephritic and nephrotic syndrome, इसलिए मैंने इन दोनों के दरमियान में रखा था। This is a hereditary disorder basically involving the kidneys, लेकिन ये मैंने सिर्फ इसलिए स्लाइड रखी है ताकि ये आपका MCQ आप गलत ना कर दो। very important MCQ from UHS point of view। Alport syndrome, दो चीजें इसके MCQs में आ सकती हैं। नंबर 1 आपको सिनेरियो आएगा, सिनेरियो में यूजुअली इट इज एन X लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, MCQ। इसका ये पूछ सकते हैं कि इट इज एन X लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, दैट मींस कि जीन्स आर प्रेजेंट, द एबनॉर्मल जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द X क्रोमोसोम। सो जिस वक्त ये मेल्स में जाएगा तो ये फुल ब्लोन डिजीज करेगा, एंड इट हैज अ पुअर प्रोग्नोसिस इन मेल्स, और फीमेल्स के अंदर बिकॉज ऑफ द सेकंड एलील जो कि X है, इसमें जरा बचत हो जाएगी। सो आई नो ऑफ अ फैमिली जहां पे जो बेटा है, he died actually of this syndrome, and they also have a daughter who is suffering from this syndrome but is still alive, and the boy died under the age of 20 years।
और ये एक ही मतलब एल्पॉट सिंड्रोम में। सो इट रन्स इन द फैमिली, हेरिडिटरी है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है, और इसमें ट्रियो आपने याद रखना है 3 चीजों का। नंबर 1, in the kidneys the patient will have glomerulonephritis, the patient will have ocular abnormalities and will have deafness. So ये जिसको कहते हैं ना कि वो जो कान और वो जो आंखें अपनी बंद रखो, so इसका यही होता है कि इस पेशेंट में एल्पॉट सिंड्रोम क्लिनिकल सिनेरियो में जो आपको पिक्चर आएगी उसमें आएगा कि 15 years old या 18 years old boy या 20 years old girl suffered from, had blood in the urine, ये भी आ सकता है, या had complaints had oliguria, और साथ में ये भी आ सकता है कि she had some visual abnormalities या deafness. So basically they are pointing towards एल्पॉट सिंड्रोम. सो एमसीक्यू आ सकता है, या आपने एल्पॉट सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करना है, या आपने ये बताना है कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है. यही 2 एमसीक्यूज इससे बनते हैं. ठीक है, सो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. दैट्स इट, ये याद रखो. नंबर 1 इज किडनी व्हिच इज इंपॉर्टेंट, नंबर 2 इज डेफनेस, एंड नंबर 3 विजुअल प्रॉब्लम्स. चाहे लेंस डिस्लोकेट है, चाहे जो मर्जी है, बट द मेन. मैम ये स्लाइड्स मूव नहीं कर रही. सॉरी बेटा, नहीं कर रही. स्लाइड्स मूव नहीं कर रही, लैब फाइंडिंग वाली स्लाइड लगी हुई है अभी तक. आई एम सॉरी बेटा, ये देखना प्लीज. अब किए बेटा? नो मैम. नो No, मैम. ma'am. अच्छा, ओके. No, ma'am. अच्छा, सॉरी बेटा, भी करते हैं आपका. सो एल्पॉट सिंड्रोम इज ओनली इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूएचएस एंड हमारे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. और याद आपने 2 चीजें रखनी है, एक इसका एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, एंड सेकेंडली द ट्रियो. ट्रियो के अंदर यू हैव आई एबनॉर्मैलिटीज, यू हैव डेफनेस. अब आ रहा है बेटा आपको? No, No, ma'am. ma'am. नो मैम. अच्छा बेटा, बेटा अब आ रही है आपको? प्लीज जब आए तो बता दीजिएगा. No, ma'am, नहीं आ रही. अब बेटा आइए. जी मैम, अब Yes, आ ma'am, आ गई. ओके, थैंक यू. मैम एक वो डिफरेंस वाला था, वो स्लाइड भी बेटा कर दीजिएगा, वो हम लोगों ने ये अपलोड कर दे मेरे सारे लेक्चर्स, ताकि जो स्लाइड आपने लेनी है आप उसमें से ले लो. ठीक है, ये सब वो स्लाइड्स है बेटा विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. मैं अपनी स्लाइड्स में कभी थैंक यू मैम. मैं अपनी स्लाइड्स में बेटा कभी टेक्स्ट नहीं डालती, और अगर मैं डालूं तो आप समझ लें कि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके. सो एल्पॉट सिंड्रोम में दिस इज द ट्रियो, और ये 2 चीजें आपने याद रखनी है. नंबर 1, इट्स एन एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट disorder, MCQ, MCQ, MCQ. And high yield question is the trio, which is deafness, eye abnormalities, and renal abnormalities. Glomerular. जी, ठीक है. So ये इसका मैंने कर दिया. So coming to the nephrotic syndrome, very very important from exam point of view. So मैं आप लोगों को एक टेबल दूंगी जो आप लोगों ने कंप्लीट करना है. I write down the points. आपने बुक खोल के वो पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं. That is going to make a comprehensive list, और आपको फौरन पता चल जाएगा इसकी क्या इंपॉर्टेंट चीज है. So what is nephrotic syndrome? जी हसान, what is nephrotic syndrome? Features of nephrotic syndrome. जी बेटा. कुछ याद है? यस मैम. एमन बेटा, ये वो वाला था जिसमें हमने कहा था कि आपका स्टार्ट होने प्रोटीन यूरिया से. सो यू हैव प्रोटीन यूरिया, देन यू हैव hypoalbuminemia, edema, Edema, and then hyperlipidemia, hyperlipiduria. शाबाश. So ये पेशेंट बेटा प्रेजेंट ऐसे करेगा. So nephrotic syndrome is typically common, especially the minimal change disease जो मैं पहले कहने लगी हूँ. This is common in children between 1 to 7 years of age. 10 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं usually nephrotic syndrome. अब जो पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है ना, वो ये है कि the patient जब आपके पास आएगा, the patient will present with generalized edema and especially periorbital edema. देखो कितनी पफी आईज हैं इसकी. ठीक है, इसी तरीके से इस बच्चे का देखो कितनी पफी आईज हैं.
So this is a typical case of nephrotic syndrome. अब आपने ये शक्ल देखकर पहचान लिया कि पेरीऑर्बिटल एडीमा आ गया जब भी सिनेरियो में, या जनरलाइज्ड एडीमा आ गया, they are asking about nephrotic syndrome. अब आप अपना शट डाउन कर दो नेफ्रेटिक सिंड्रोम को और नेफ्रोटिक के डीडी अपने जहन में ले आओ, ठीक है? सो द फर्स्ट डीडी इज मिनिमल चेंज डिजीज. एज द नेम इंडिकेट्स that the minimal change, और हमने इसको कोई नेफ्रोटिक नहीं, कुछ नहीं कहा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, so it has a very benign sort of a course, ठीक है? And it shows minimal changes on microscopy as well as on immunofluorescence, right? So इस patient में होता क्या है? Basically by some means the podocytes get injured, and you know what are podocytes? ये वाले जो फूड प्रोसेसेस है ना आपके बेटा, ये वाले. स्लाइड चेंज हो रही है बेटे आप? यस मैम हो रही है. Yes, ma'am. हो रही है. पोडोसाइट्स हैं. अब ये देखिए. सो बेसिकली इसमें ये होता है दैट नॉर्मली वी हैव इस तरह की एरियाज इन द पोडोसाइट्स, ठीक है? these are the endothelial cells, this is the basement membrane, this is the visceral epithelium, and these are the podocytes. Okay, this is the normal podocyte. अब आप मुझे बताओ आपको मिनिमल चेंज डिजीज में क्या क्या एबनॉर्मैलिटीज नजर आ रही हैं? सो सबसे पहले लेट्स सी, हमने कहा था सबसे पहले प्रेजेंटेशन. सो द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन विल टिपिकली बी अ चाइल्ड, छोटा बच्चा 10 years से छोटा यूजुअली, and the patient will present with periorbital edema with generalized body swelling, and the patient will have these features of abrupt, एकदम से इसको होते हैं, और जब swelling उसका चेक करते हैं तो the patient will have protein urea, बहुत ज्यादा प्रोटीन यूरिया होगा. बट द गुड थिंग अबाउट दिस केस इज इट विल बी अ सिलेक्टिव MCQ, MCQ, MCQ. You have selective protein urea in one condition, and that is minimal change disease. MCQ बड़ा बड़ा करके लिख लो, ठीक है? So in minimal change disease, the patient will have protein urea, obviously वो nephrotic की एक type है ये. So it will have protein urea more than 3 grams, 3.5 grams per day, right? और इस patient के अंदर proteins कौन सी होंगी? Albumin. The protein urea में there will be selectively permeable to albumins, ठीक है? So इसमें अब मुझे बताओ क्या change आपको नजर आ रहा है? What abnormality can you see here? मैम फूड प्रोसेसेस है ही नहीं, मतलब वो कंबाइन हुए हैं, दरम्यान में जो गैप्स थी ना वो सारी नहीं है. प्रोसेस बेटा ऐसा होता है, ठीक है? इन दोनों के उसके दरम्यान में स्लिट्स नहीं है. इसको हम कहते हैं फ्यूज्ड फूड प्रोसेसेस. ये फ्यूज्ड हैं. सो दिस इज वन change that you see on electron microscopy. What is the other change? mesangium में नहीं, mesangium में नहीं होगा कुछ. This is minimal change. You will not find any change anywhere. Just इसके अंदर the pathogenesis is because of some unknown cause. There is injury to the podocytes, and the podocytes they start fusing together. ठीक है? ये देखो, ये वैक्यूलेशन देख रहे हो आप? हमने क्या कहा था? इनमें लिपिड होता है ना, लिपिड यूरिया होता है, लाइपोप्रोटीन ज्यादा परमिएबल होती है, द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज टू. ठीक है, समझ आ गई है ना बेटा? So therefore you can also see these lipid vacuoles within these epithelial cells or podocytes. ठीक है? So these are the two changes. So let's revise it. In minimal change, सबसे आसान minimal change disease. This is the normal microscopy. You do not find any abnormality here. Absolutely normal configuration of the glomerulus. But what happens under microscope, light microscopy, there is no abnormality. And what will be the abnormality in IF? मैम नथिंग, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा, because there is no antigen antibody reaction going on. So there will be no change on IF, but the only change that you will see will be on the electron microscopy, and that is क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये फूड प्रोसेसेस हैं बेटा, देख रहे हो आप? हर फूड प्रोसेस के दरमियान स्पेस आ रही है. These are called filtration slits. और इधर देखो, ये filtration slits खत्म, एक आध बस रह गई है, बाकी ये सब फ्यूज हो गए.
So these fused foot processes आपके आते हैं in minimal change disease. अब आप मुझे ये मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसमें से MCQ क्या क्या आ सकते हैं। आपको मिनिमल चेंज डिजीज में से जब भी MCQ आएगा, आपको सिनेरियो ये सारा आएगा और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसके अंदर कोई एक आपको सिनेरियो में दे दिया जाएगा कि इसमें सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया है। सो दिस इज द कीवर्ड। जब भी वो आपसे कहेंगे कि देयर इज सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया, दे आर आस्किंग अबाउट मिनिमल चेंज डिजीज। और इसी वजह से these patients respond well to corticosteroids, so much so they go into remission, ठीक हो जाते हैं, काफी देर तक ठीक रहते हैं। समझ आई? सो जो 2 MCQs इसके बनते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखनी है कि सिंस ये अब हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कर रहे हैं, सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज मिनिमल चेंज डिजीज। चाइल्डहुड प्रेजेंटेशन, चूंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, सारे ही उसके फीचर्स डाल। Nephrotic syndrome में the patient will come to you with swollen face, with edema generalized, with periorbital swelling. ये patient इस तरह आएगा। जब आप उसका urine analysis कराएंगे, what will you find? You will find heavy protein urea. Protein urea. More than 3.5 grams per day. And the protein will predominantly be albumin. इसको कहते हैं selective protein urea. वो हर एक को नहीं आने दे रहा, वो सिर्फ इतने बड़े मॉलिक्यूल को आने दे रहा है जो कि एल्ब्यूमिन जितना बड़ा हो। सो दिस इज सिलेक्टिव। MCQ, MCQ, MCQ. Selective albumin urea or selective protein urea is a feature of minimal change disease. Second MCQ, the only nephrotic syndrome that responds very well to steroids is minimal change disease. ये 2 इसके आपने याद रखने, ठीक है। और जो तीसरी चीज है, अगर वो आपको कहेंगे कि सिनेरियो 7 years old child come with swollen face, with periorbital edema, the findings on light microscopy and IF are normal, but the patient responded well to corticosteroids. The most likely diagnosis is Minimal change. minimal change disease. Minimal इस change सारे सिनेरियो में मैंने जो माइक्रोस्कोपी को नेगेटिव किया है, IF को नेगेटिव किया है, ये 2 चीजें भी डेट करती हैं। और साथ में जो मैंने उसको किया है स्टेरॉइड्स को, कि उसने अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। सो दैट इनडायरेक्टली शोज दैट द पेशेंट सफर्ड फ्रॉम नेफ्रोटिक मिनिमल चेंज डिजीज। समझ आ गई है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The next one is focal segmental glomerulosclerosis. Another, बेटा ये मैं जितने आपको बता रही हूँ ना, ये सब वो चीजें हैं, ये 4-5 जो कि चाइल्डहुड में प्रेजेंट करती हैं। सो जब बच्चा चाइल्डहुड में प्रेजेंट कर रहा है, सो आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है, हम इस चीज को बिल्डअप करना चाह रहे हैं। नाउ कमिंग टू फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, दिस इज अनदर example of nephrotic syndrome. So what do you understand by this word focal segmental? कौन बताएगा? एहसन, आप बताएंगे बेटा? जी मैम, इसके अंदर अगर सिर्फ एक फोकल पार्ट जो होगा ग्लोमेरुलाई का, वो सिर्फ इफेक्टेड होगा, कंप्लीट ग्लोमेरुलस जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें। ठीक है, कोई और इसमें ऐड करेगा? वेरी गुड एहसन। ये शाबाश। ओके, मैं आपको बताती हूँ बेटा, द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, फोकल एंड सेगमेंटल। अब एहसन ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि पार्ट ऑफ वन ग्लोमेरुलस विल बी इन्वॉल्व्ड, ठीक है, लेकिन ये 2 लफ्ज हैं, फोकल एंड सेगमेंटल। सो यस मैम, ये पेशेंट है जो प्रेजेंट करता है, फॉर एग्जांपल। सो अगर आपको मैं ये पेशेंट बताऊं, आप बता सकते हो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है कि उसका है मिनिमल चेंज डिजीज का है, या ये फोकल सेगमेंटल है? No. नहीं, No, ma'am. ठीक है, देखकर नहीं हम बता सकते, बिकॉज ऑल ऑफ देम विल प्रेजेंट विद नेफ्रोटिक के फीचर्स। सो वो तो फीचर्स आ गए हैं, अब हमने आगे क्या चीज देखनी है। सो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, याद रखना है नाम में, इट्स नॉट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। लेट्स टेक अप दिस। फोकल हम क्यों कहते हैं? एहसन जो बेटा आपने बात बताई है ना, that one
part of the glomerulus is involved. यही कहा था ना बेटा आपने? Yes, ma'am. ये वाला पार्ट आप सब देख रहे हो? कैन यू अप्रिशिएट दिस पार्ट? Yes, ma'am. इसको हम कहते Yes, हैं ma'am. सेगमेंट. दिस इज वन सेगमेंट ऑफ द ग्लोमेरुलस. ठीक है, इट इज वन सेगमेंट. तो फोकल किधर गया? सो फोकल का मतलब है कि इफ यू हैव glomeruli, some glomeruli are involved and especially they are less than 50%. So इसको हम focal कहते हैं. When we talk about focal, we're talking about the number of glomeruli, less than 50% involvement. And when we talk about segmental, we talk about part of that glomerulus. So this has two parts. One is focal, that is we mean that if we have 3 glomeruli, उसमें से अगर एक involved है, it becomes focal. And why focal? अगर इधर ये 2 इन्वॉल्व होते और एक इन्वॉल्व ना होता तो हम इसको फोकल ना कहते, बिकॉज नाउ इट बिकम्स मोर देन 50% ऑफ द ग्लोमेरुलाई. आप समझ रहे हो बेटा मेरी बात? Yes, ma'am. बेटा 2 कॉन्सेप्ट Yes, ma'am. जस्ट इसमें पहले ये देखो, फिर मैं लफ्ज पे दोबारा जाती हूँ. दिस जब हम इसको देखते हैं ना, ये जब हम इसकी बात करते हैं, when we talk about only one glomerulus and a part of that glomerulus is involved, this is called a segment. जैसे lungs की segments हैं, जैसे liver के segments हैं, right? So इस तरह this is a segment. So this part is the segment. और जब हम बात करते हैं focal की, तो focal का मतलब है जितने number of glomeruli, ये 10 number of glomeruli हैं, इनमें से अगर 4 involved हैं, then it becomes focal. अगर 6 involved हैं, then it does not become focal. ठीक है? To call it focal, you have to have less than 50% of the glomeruli involved by the disease process, right? So सबसे पहले चीज focal segmental में लफ्ज क्या आता है? Focal. इसका मतलब है सबसे पहले I'm sorry. सबसे पहले you will concentrate on the number of glomeruli. So focal stands for the glomerulus and segmental stands for जो changes उसके अंदर हो रही हैं. So now let's see. This is the segmental part. ठीक है, इसको हम segment कहेंगे. और इसको क्या कहेंगे, इस glomerulus को? क्यों बेटा? Segmental. बेटा जी, segment हम मैम. सिर्फ इस part को कहेंगे. Focal is the word that you're just going to use for the glomeruli. And segmental उसके glomerulus के अंदर की. So अगर पूरा glomerulus ये 3 है ना, तो हम इसको focal कहेंगे. हम इसको segmental नहीं कहेंगे, हम इसको focal कहेंगे. और segment is this part, that's it. जो कि उस involved glomerulus के आगे सब चीज है ना, उसको हम segment कहेंगे. अब समझ आई? The whole glomerulus is actually the trunk of a tree and the segment is actually a branch, a part of it. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा काफी बच्चों को समझ नहीं आया होगा. जिनको नहीं समझ आया वो मुझे बताएं. सहरिश? जी मैम, समझ आ गया. बेटा आप लोग मुझे बताओ, फिर मुझे यही रहता है कि आप लोगों को शायद समझ नहीं आया. ओके. सो फोकल, इसमें अब सबसे पहली चीज दोबारा करें, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस. एज कौन सी है? इस बच्चे की एज 7 साल से तो ज्यादा ही. Childhood. Childhood, but it can be any age. ठीक है? So it's childhood or young adults. So young adults and childhood. So age मतलब overlap कर सकती है with बाकियों के. The next thing is the clinical presentation. So patient आपके पास ऐसे आया, लेकिन ये patient minimal change के साथ देखकर confuse कर सकते हो? Yes. हाँ, लेकिन इसकी हिस्ट्री में ये होगा, this patient will also have hematuria, this patient will also have hypertension, may or may not have hematuria or hypertension. Minimal change में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसके अंदर. So let's do focal segmental glomerulosclerosis as an entity. अभी हम किसी से compare नहीं कर रहे.
So focal segmental glomerulosclerosis, this is a part of nephrotic syndrome. The patient has generalized swelling with periorbital edema, and usually the age range is young adults and childhood. And the patient typically presents with proteinuria, but now the proteinuria will be non-selective. Okay? As it is non-selective, it will not respond to steroids. So the only MCQ. The only nephrotic syndrome that responds to steroid is Minimal change disease. Minimal Minimal change change disease. disease. high yield question. Okay, a focal segmental glomerulosclerosis में क्या होगा? The patient, yes, the patient will clinically present with, अब अपनी book के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है focal segmental glomerulonephrosis में, कि basically nephrotic syndrome है patient को, but the patient may have hematuria or mild से hypertension होगा. And what will be the microscopic picture of this patient? माइक्रोस्कोप. अच्छा, फोकल सेगमेंटल को ना एक चीज याद रखना, कुछ लोग कहते हैं कि फोकल सेगमेंटल जो है ना, ये एक्चुअली इट्स एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज. अदर्स डोंट बिलीव, वो नहीं कहते, वो कहते हैं ऐसे नहीं होता, लेकिन अ फ्यू ऑफ देम दे बिलीव कि सिंस दे हैव सो मच ओवरलैपिंग, इट हैज सो मच ओवरलैपिंग फीचर्स विद द मिनिमल चेंज डिजीज, इट शेयर्स सो मेनी फीचर्स, कि वो सब कहते हैं कि शायद उसी का कॉन्टिन्यूम है, बट इट्स स्टिल अनसर्टन कि एक्चुअल चीज क्या है. लेकिन जब हम इसमें बात करते हैं, सो माइक्रोस्कोपी के ऊपर जब हम इसकी बात करते हैं, द पैथोजेनेसिस इज द सेम. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पोडोसाइट इंजरी, जैसे मिनिमल चेंज डिजीज में हुई थी, रिजल्टिंग इन इफेसमेंट ऑफ द फुट प्रोसेस, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मिनिमल चेंज डिजीज में हुई थी, लेकिन इसमें थोड़ी सी ज्यादा होती है, सो मच सो कि इट इज गोइंग टू डैमेज द एपिथेलियल सेल. ये जो है ना सेल आपका, मैं आपको दिखाऊं, पोडोसाइट में तो सिर्फ यही हुआ था ना मिनिमल चेंज डिजीज में कि फ्यूजन हो गया था. इसके अंदर फ्यूजन ऑफ द फुट प्रोसेसेस भी होते हैं, और थोड़ा सा ये वाले जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, ये भी थोड़े से डिन्यूड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं. समझ आ रही है बच्चे इस चीज की? सो इट इज वन स्टेप अहेड ऑफ, या वर्स कह लें दैन मिनिमल चेंज डिजीज. समझ रहे हो बेटा आप? सो नंबर वन, क्लिनिकल पिक्चर इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज इसमें हिमेचूरिया आ गया, ऐड हो गया. नंबर टू, द माइक्रोस्कोपिक पिक्चर. द माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में द पेशेंट विल हैव फोकल. फोकल का मतलब है कि few of the glomeruli will be involved, less than 50%. बेटा remember the word, less than 50% of the total number of glomeruli are involved. Segmental का मतलब है जितने भी ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व हैं उनका थोड़ा सा पार्ट इन्वॉल्व है, वो बहुत छोटा भी हो सकता है, जरा ज्यादा भी हो सकता है. सो सेगमेंट ऑफ दैट ग्लोमेरुलस इज इन्वॉल्व. एंड स्क्लेरोसिस मींस कि बिकॉज ऑफ लीकेज ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स देयर विल बी हाइलिनोसिस. जब भी प्लाज्मा प्रोटीन्स बेटा लीक करती हैं, वो एरिया पिंक 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 नजर आता है माइक्रोस्कोपी पे, बिल्कुल ऐसे जैसे ये पिंक पिंक एरिया है. समझ आ गई आपको? So this is focal segmental glomerulosclerosis. Let's do it again. This is focal. What do you mean by focal? Less than Less than 50% 50% of Total number of glomeruli. glomeruli. number of glomeruli. Very good. And segment means कि जो number of glomeruli less than 50% involved है, only some part of that glomerulus is affected. Done, beta? Glomerulo. Yes. And what do you mean by sclerosis? Hyalinosis. Hyalinosis. Pink color Hyalinosis. because of leakage of plasma proteins. ठीक है, और प्लाज्मा प्रोटीन्स क्यों लीक करती हैं? क्योंकि अब हमारा सिर्फ फुट प्रोसेसेस नहीं फ्यूज हुए वे, बल्कि वो डिन्यूड भी हो गए. Epithelial cells भी damage हुए. ठीक है. So now let's do focal segmental glomerulosclerosis. As the name indicates, focal segmental glomerulosclerosis has three parts. This patient is typically a young adult or a child who presents with all features of nephrotic syndrome, especially with non-selective. सवाए अब हर जगह non-selective आएगा. Non-selective proteinuria, and the patient will also have, may also have hematuria or hypertension, right? लेकिन इसका कैच पॉइंट किधर है? इसका कैच पॉइंट इस चीज के अंदर है
कि दिस पेशेंट विल हैव, जब हम माइक्रोस्कोपी देखेंगे, विल हैव फोकल सेगमेंटल स्क्लेरोसिस. That is कि glomerulus, less than 50% of the glomeruli are involved, which is focal, and those glomeruli which are involved, only a segment of those glomeruli will be affected. And how are they affected? They are affected because they'll show hyalinosis, they'll show pink color, they'll show sclerosis. सब एक ही चीजें हैं. And why? ये क्यों है? Because what will be the IF? IF कैसी होगी इसमें? मैम कोई भी नहीं होगी. या IF कोई भी नहीं होगी, या IgM डिपॉजिट होगा. Another MCQ, कोई और ऐसी चीज नहीं है सिवाय SLE के जिसमें IgM डिपॉजिट हो. So अगर IgM डिपॉजिट होता है, so that is focal segmental glomerulosclerosis. और याद रखना, ज्यादातर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में इट इज ग्रैन्युलर IgG3 जो कि डिपॉजिट होता है. IgA नेफ्रोपैथी में IgA डिपॉजिट होता है. और IgM अगर स्पेसिफिकली कह रहे हैं, सो दे आर टॉकिंग अबाउट फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस. ठीक है, MCQ IgM फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में मेनली. ठीक है, बाकी भी हो सकता है, लेकिन हम मेन की बात कर रहे हैं. सो एंड व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी? क्योंकि हमने कहा है कि दिस इज अ कॉन्टिन्यूम ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज, तो इसके फीचर्स वैसे ही हैं. दिस इज फ्यूजन ऑफ द फूड प्रोसेसेस अलोंग विद denuded epithelial cells. समझ आ रही है बेटा इसकी? Yes, ma'am. ओके. सो अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक बच्चा आपके पास आता है मिनिमल चेंज डिजीज का और इसका, तो आप क्या एक चीज करोगे? Non-selective. हाँ, क्या एक ट्रीटमेंट दोगे जो दोनों में फर्क होगी? Corticosteroids. Corticosteroids देंगे किसमें वहाँ पे. इफेक्टिव होगा? Minimal change. Minimal disease. change disease. एक्सीलेंट. ओके, सो ये थोड़ा सा वो मैंने वैसे इसमें था, इसमें नथिंग जो कि स्पेशल, आप लोगों ने ये सब कर लिया है. बेसिकली ये कहते हैं कि प्राइमरी इडियोपैथिक इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन एडल्ट्स इन US, लेकिन आपकी बुक कहती है कि मिनिमल चेंज डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज. सो MCQ. The most common cause of nephrotic syndrome is minimal change disease. Minimal change Is disease. minimal change disease. लेकिन मैं प्लीज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसका आंसर अपनी बुक से दोबारा रिकन्फर्म करके आप लोगों ने मुझे देना है. ठीक है, ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें. ठीक है, लेकिन फॉर मी द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसे बुक में लिखा हुआ है, दैट इज मिनिमल चेंज डिजीज. लेकिन ये जब हम टेक्स्ट देखते हैं वैसे, सो उसके अंदर फोकल सेगमेंटल लिखा हुआ. देयर इज अ कंफ्यूजन, लेकिन गो बाय योर बुक, दैट्स द रेफरेंस. ठीक है, और दिस की एक टाइप MCQ, इसका नाम होता है कोलैप्सिंग फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस. ठीक है, आपने बस इतना याद रखना है, जब HIV का पेशेंट आएगा, एड्स का पेशेंट, उस पेशेंट के अंदर एड्स से दो चीजें याद रखो, हेरोइन एडिक्ट और HIV रिलेटेड पेशेंट. ये दो पेशेंट जब आपके पास आएंगे, इन पेशेंट के अंदर जो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होगा, ये देखो, ये जो ब्लैक नजर आ रहा है, दिस इज द ग्लोमेरुलस. बाकी सारा ग्लोमेरुलस कोलैप्स करके, और ये बाकी सारे आपके जो है ना, ये विसरल डिन्यूडेड विसरल एपिथेलियल सेल्स हैं. देख रहे हो आप, ये सब जो बिखरे हुए हैं ना, ये विसरल एपिथेलियल सेल्स हैं जो डिन्यूड हो गए. दिस हैज, इट इज फेटल. ये बंदा बचता नहीं. ठीक है, ये समझो आप किसी को उसका डेथ सेंटेंस दे रहे हो, उसके हाथ में ये रिपोर्ट देते हो. सो MCQ. Collapsing focal segmental glomerulosclerosis is a very aggressive and grave subtype of focal segmental glomerulosclerosis. ये collapsing type is seen या in heroin addicts or in HIV patients, and it has a very poor prognosis. ठीक है, ये आपके MCQ में आता है, खास तौर पे HIV करके लिखा हुआ होता है. सो जब HIV आपको उन्होंने कह दिया है, they are actually asking about collapsing variant of focal segmental glomerulosclerosis. High yield question, high yield MCQ. ठीक है,
और जब आपने फोकल, बाकी बेटा कुछ बुकिश चीजें हैं जो मैं इतना ज्यादा नहीं बोल रही, जैसे कि इसके अंदर है कि आपने इसके प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, इडियोपैथिक, सो ये कॉजेज आप अपनी बुक से कर लेना। मैं आपको मेन वो चीजें लेके जा रही हूँ जो कि आपसे सिनेरियो पिक करने में और उसमें प्रॉब्लम है। बाकी जो रट्टे वाली बहुत ज्यादा चीजें वो मैं नहीं बता रही, ठीक है, कि जैसे इसके प्राइमरी कॉजेज है, सेकेंडरी कॉजेज हैं, सेकेंडरी में HIV है, हेरोइन एडिक्ट है वगैरह, ये आप लोग खुद देख लेना, ठीक। लेकिन MCQ वाइज अब फोकल सेगमेंटल के MCQs कौन से आएंगे? नंबर 1 फोकल सेगमेंटल का MCQ आएगा आप लोगों को कि जिसके अंदर ये पिक्चर दी हुई होगी पूरी की पूरी कि लेस देन 50% ऑफ द ग्लोमेरुलाई आर इन्वॉल्व एंड ओनली अ पार्ट ऑफ इट शोज स्क्लेरोसिस या शो हाइलिनोसिस। सो द डायग्नोसिस इज आपने पिक करना होगा। दूसरी जो चीज आपसे आएगी वो ये आएगी कि इसका सिनेरियो दिया होगा और पूछा होगा कि ये सिलेक्टिव है या नॉन सिलेक्टिव है, सो दिस इज नॉन सिलेक्टिव। और जो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट MCQ दैट कम्स, जो इस टॉपिक से आता है, दैट इज कौन सा है बताओ? मैम कोलैप्सिंग वाला। कोलैप्सिंग। अगर मैं कहूं सबसे इंपॉर्टेंट तो इनफैक्ट वो कोलैप्सिंग वेरिएंट ऑफ फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, और आपको सिनेरियो के अंदर HIV या हेरोइन एडिक्ट दिया होगा, ठीक है। सो ये इसको आप देख लेना। और बेसिकली इसका पैथोजेनेसिस यही है कि अगेन द इंजरी इज टू द पोडोसाइट्स, लेकिन इतनी ज्यादा इंजरी होती है कि वो एपिथेलियम को भी डिल्यूट कर देती है, राइट। एंड द लास्ट टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम SCQ पॉइंट ऑफ व्यू and from MCQ point of view, that is membranous glomerulonephritis. नाम से पता चल रहा है membranous glomerulonephritis किसको अफेक्ट करेगा? Basement membrane. It will affect the membrane, basement membrane, glomerular basement membrane. Very good. ठीक है। अब membranous में आपने एक चीज बेटा याद रखनी है, ये membranous glomerulonephritis के साथ जो जो चीजें रिलेटेड हैं, it is the most common type in adults. ये याद रखो मेम्ब्रेनस बच्चों में इतना नहीं होता, ज्यादातर ये 30, 40, 50 इस एज ग्रुप में होता है। सो एडल्ट, सो एज आपके लिए इज अ क्लू। ये यंग, अभी तक हमने जितने पढ़े हैं जिसमें हमारे पास आया है वो स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, IgA, मिनिमल चेंज डिजीज, और क्या पढ़ा है हमने? फोकल सेगमेंटल, लेकिन मेम्ब्रेनस इज एक्चुअली अब एडल्टहुड में आ गए, और इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन एडल्ट्स। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन इज मिनिमल चेंज डिजीज। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन एडल्ट्स इज मेम्ब्रेनस। MCQ MCQ MCQ। The most common cause of recurrent glomerulonephritis is IgA nephropathy. ये 3 डिफरेंट MCQs है, मोस्ट कॉमन करके आएंगे, आपने सही पिक करना है। Most common cause of nephrotic syndrome in children, most common cause of nephrotic syndrome in adults, and most common cause of recurrent hematuria in adults. ठीक है, so इन तीनों के आंसर्स फर्क है, आप लोगों ने गलत नहीं करने, और ये सब MCQs, ठीक बेटा? ओके, इसके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मेम्ब्रेनस के सेकेंडरी कॉजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो याद रखो MAID। M stands for malignancies like colon की, liver की. A stands for autoimmune disorders. D stands for drugs. And E stands for some exogenous material like gold या mercury. ये याद रखना, MCQs में gold और mercury का भी आ जाता है कि उसका किसी कोई मेडिसिन में जिनमें ये चीजें ज्यादा हों तो वो अफेक्ट करती हैं, ये जैसे ये क्वैक्स वगैरह देते हैं, ठीक है। सो ये अफेक्ट कर जाती हैं। सो अब ये याद रखना, मैं इसलिए इसका मेम्ब्रेनस का बता रही हूँ बिकॉज इट्स सेकेंडरी कॉजेज आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेकेंडरी कॉजेज में, एंड I स्टैंड्स फॉर इन्फेक्शंस, सो मेड इन इंडोनेशिया कर दो, ठीक है। सो M से क्या है? मेलिग्नेंसी, A से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, D से ड्रग्स, E से एक्सोजेनस exogenous materials like gold, mercury, और इंडोनेशिया I से क्या बनता है? इन्फेक्शंस, राइट। सो ये आपने याद करने हैं इसके। और मेड इन इंडोनेशिया, M से मैलिग्नेंसी, A से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, D से ड्रग्स, E से एक्सोजेनस सब्सटेंसेस लाइक मर्करी
एंड गोल्ड, ये दो याद रखना, ये भी एमसीक्यू में आते हैं। एंड नंबर 3 ई हो गया, इन इंडोनेशिया में आपका बन गया आई से इन्फेक्शंस, ठीक है। और इसमें हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, ये याद रखना। सो HIV की एसोसिएशन है विद फोकल सेगमेंटल, हेरोइन एडिक्ट की है विद फोकल सेगमेंटल, लेकिन हेपेटाइटिस बी ये सिनेरियो में आता है बेटा, इसकी एसोसिएशन है विद मेम्ब्रेनस। हाई यील्ड क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड। सो ये हमारा मेम्ब्रेनस है। और मेम्ब्रेनस के अंदर आपने ये याद रखना था कि इसका पैथोजेनेसिस क्या है। अभी तक जो हमने पैथोजेनेसिस किए वो बहुत सिंपल थे, बहुत इजी थे। इसका हम पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। ओके, कौन बच्चा मुझे बताएगा, देयर इज एन एंटीजन, एंटीजन तो नहीं हमें कहना चाहिए, देयर इज अ समथिंग प्रोटीन अटैच्ड टू दीज पोडोसाइट्स, इसका नाम है PLA2R। नेफ्रिन। नहीं वो ठीक है, दैट इज राइट। मैं पूछ रही हूँ, मेरा क्वेश्चन, लिसन टू माय क्वेश्चन। PLA2R is a protein receptor which is attached here to the podocyte. So what does it stand for? आपकी बुक में लिखा हुआ है, what does it stand for? Podocyte antigen phospholipase A2 receptor. क्या बात, this is actually phospholipase A2 receptor, ठीक है। पूछेंगे तो नहीं, लेकिन this is actually a receptor। ये आप देख रहे हो, this is the capillary endothelial membrane, this is the basement membrane, and then you have receptors over here जो कि podocyte पे लगे हुए हैं। These receptors are called PLA2R. R stands for receptor और PLA stands for phospholipase A2 receptor. ये receptors लगे हैं। Somehow the antibodies are produced against these receptors and we have the antigen antibody reaction here. So जब ये antigen antibody reaction इधर लग जाता है, so the basement membrane, which is in close proximity to it, so it shows a lot of changes. So the changes mainly are exhibited by the basement membrane in this way कि वो मतलब इन दो रिसेप्टर्स के इर्द गिर्द उठना शुरू कर देती है, स्पाइक्स बना देती है। लड़के नहीं बनाते अपने बालों पे स्पाइक्स, बनाते हैं ना, ठीक है। सो दिस इज मेम्ब्रेनस। देख रहे हो बेटा, पिक्चर आ रही है? Yes, ma'am. Yes, देखो बेटा, ma'am. ये नॉर्मल Yes, है, ma'am. ठीक है। सो दिस इज द एंडोथेलियल सेल, दिस ग्रे वन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड एक्चुअली द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज गोइंग ऑन हियर, इस जगह पे जहां पोडोसाइट्स हैं। सो जब ये रिएक्शन इधर आता है ना, इट कॉन्स्टेंटली इरिटेट्स दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड व्हाट डज द बेसमेंट मेम्ब्रेन डू? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ना, ये थोड़ा सा इरिटेट होके थोड़ा सा प्रोलिफरेट करना शुरू कर देती है अराउंड these deposits, antigen antibody complexes. So ये spikes बना देती है। MCQ high yield question, spike and dome appearance. This is called spike and this is the dome. Spike and dome appearance is classically seen in membranous. That is class written से कहना भी ना करो, so कहना भी written, ठीक है। So this spike and dome appearance is seen in membranous. MCQ, मेरे ख्याल में आपको कोई पेपर ऐसा नहीं आएगा जिसमें आपको ये MCQ नहीं आएगा या SCQ नहीं आएगा about spike and dome appearance, ठीक है। इसको प्लीज सुनहरे हरूफ में लिख लो, write down in golden words कि आपको spike and dome appearance, do not forget membranous. So let's revise membranous again. Membranous glomerulonephritis is again a part of nephrotic syndrome. Usually it presents in, इसकी age group is different, it presents in adults, और ये nephrotic syndrome के साथ ही present करता है। proteinuria which is again non-selective, ठीक है। और इसके अंदर जो main pathogenesis है which is important is that the antibodies react to this PLA2R protein. So basically anti-PLA2R antibodies MCQ. Membranous का जो MCQ आएगा वो PLA2R का आ सकता है,
स्पाइक एंड डोम का आ सकता है। ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें से बन सकते हैं एंड ऑब्वियसली इसकी ईएफ और आईएफ दोनों, ईएम और आईएफ आ सकती है। सो ये हमने इसका कर लिया। सो दिस इज ऑल द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड यू सी कि इस जगह के ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये आईएफ है। अब आईएफ में क्या आ जाएगा, मेम्ब्रेनस के आईएफ में क्या आएगा इम्यूनोफ्लोरेसेंस में, IgG एंड C3 एंड C3 जैसे हमने पहले कहा है अलोंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन। हर एक में आईजीजी, कुछ भूल जाओ ना आपने, हर एक में आईजीजी C3 लिख देना है। सिर्फ उनको याद रखो कि जिनके अंदर कुछ डिफरेंट आता है, जैसे आईजीए में डिफरेंट आता है, जैसे फोकल सेगमेंटल में डिफरेंट आता है, ठीक है। बाकी सब में आईजीजी आना है जब हम आगे पढ़ेंगे। सो दिस इज आईएफ इज आईजीजी C3 अलोंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस. And why is this spike and dome appearance? Because the antigen antibody reaction is going on here towards the podocytes, और उसकी वजह से reactionary जो basement membrane करती है वो spike and dome appearance करती है। So इसको छोड़ दें इलेक्ट्रॉन को। So ये okay, let's revise. This is the mesangium. If we have dense deposits in the mesangium, this is called IgA IgA nephropathy. Nephropathy. Very good. जल्दी से मुझे बता दो IgA nephropathy की माइक्रोस्कोपी। Mesangial proliferation. Right. Number 2, इसका dense deposits भी हो गया। इसका IF बता दें। IgA शाबाश। लेकिन सबसे पहले बड़ा बड़ा IgA सुनहरे हरूफ में, इन गोल्डन वर्ड्स, राइट। अच्छा ओके, ये मुझे बताओ ये वाला क्या है? membranous शाबाश। ये देखो आपको ये दोनों एक जितने बराबर लग रहे हैं, देख रहे हो? Dome spike appearance. स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस। एक्सीलेंट। मेम्ब्रेनस की एज बताओ। adult 32 adult मेम्ब्रेनस की माइक्रोस्कोपी बताओ। मैम इसमें diffuse capillary होती है माइक्रोस्कोपी थिक बेसमेंट Spike and मेम्ब्रेन, dome. दैट्स इट। बेटा इसकी माइक्रोस्कोपी की मैंने पिक्चर मेरे ख्याल में ली थी, अगर इसमें मैंने डाली नहीं है या मेरी मिस हो गई है, मैंने ली थी, प्रोबेबली सेव नहीं हो सकी मेरे से। बेटा इट हैज जस्ट अ वेरी हाइपोसेलुलर ग्लोमेरुलस विद थिक बेसमेंट मेम्ब्रेन, दैट्स इट। वेरी, ये दो लफ्ज याद रखो, हाइपोसेलुलर ग्लोमेरुलस विद थिक बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरी चीज इसमें हमने याद रखनी है आईएफ। आईएफ बता दो इसका बेटा। IgG. Very good, very good. This is IgG and C3 in the glomerular basement membrane. किधर चला गया वो? हाँ ये वाला। और उसके बाद ये बताओ ये क्या है? मैम acute post infectious glomerulonephritis शाबाश। humps है ये glomerular subepithelial humps These are humps, right? ठीक है, these are subepithelial humps। और मेम्ब्रेनस के अंदर हम इसको कहेंगे सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स, लेकिन स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस साथ में लिखना है। इन दोनों में यही होगा इसमें, लेकिन क्या हो जाएगा इसमें सब एपिथेलियल हम्प्स है, फोकल से मेम्ब्रेनस के अंदर सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स है विद स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस। ठीक है बेटा? yes ma'am समझ आ गई बेटा? थैंक यू वेरी मच। आई रियली एंजॉय टेकिंग योर क्लास, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आई वांट मोर रिस्पॉन्सेज ताकि ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। अब आज की डेडलाइन इज टिल 11:59 PM। ठीक है, yes हो जाएगा बेटा? Yes, yes ma'am. ma'am. yes ma'am बेटा मैं टेबल में इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोग मिस कुछ ना करो। ठीक है, मैं इन्हीं सब चाइल्डहुड डिजीजेस का टेबल आपको बना के दूंगी, आप लोगों ने सिर्फ फिल करना है, राइट? थैंक यू वेरी मच। Yes, ma'am. ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। okay ma'am Allah Hafiz अल्लाह हाफिज बेटा। थैंक यू। आपकी ना पहली क्लास में नहीं होता।
मुझे लगता है पहली क्लास में आपके इसकी प्रॉब्लम आती है। मेरी कल पहली क्लास थी, मेरा पुअर था, आज देखिए पहली क्लास में पुअर है, दूसरे में गुड है। ये कुछ प्रॉब्लम है, ये इसको आके पहले लगाया करो, देखा करो क्या है मसला। नहीं नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये देखा आपका, बाकी देखो मेरा भी आज